आप सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की प्यार भरी क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? प्रणाम, स्वागत करना चाहूंगा आप सभी का। क्या आप मुझे ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? नवीद अख्तर नमस्कार। बबलू, कृष्णा, विश्वजीत, सोनू, सभी दुरुस्त, अच्छे। पिछली क्लास में आप सभी के साथ मिलकर हम लोगों ने टेंस के बारे में कुछ बातें की थी और ये हम शुरुआत कर रहे हैं टेंस एंड क्लॉजेस को, टेंस एंड कंडीशनल क्लॉजेस को लेकर। बहुत सारी बातें हम आपके साथ करेंगे, क्वेश्चंस को बनाने की अप्रोच भी हम सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्विक फिक्स पॉइंट्स हम लोगों को ठीक करने हैं, वो भी हम आप लोगों के साथ करेंगे। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोगों ने जो बातें कही थी वो कुछ छोटी छोटी बातें ही हम लोगों ने समझी थी। ठीक है ना? तो हम लोगों ने पास्ट के बारे में समझने का काम किया। ठीक है ना? थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बनाएंगे। तनु, भारनगर, विवेक नमस्कार, जितेंद्र, श्रवण, शिवराज, सार्थक, श्रीवास्तव, सभी भाइयों का दिल से स्वागत करना चाहेंगे हम। पास्ट परफेक्ट आखिर होता क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। पास्ट ऑफ पास्ट होता है और पास्ट परफेक्ट को बनाने के लिए हम हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को लेकर जाते हैं। ये हमें समझ आया और ये दो पास्ट का कंपैरेटिव बिहेवियर हमें दिखाने का काम करता है। यानी कि एक पास्ट जो पहले हो चुका और दूसरा पास्ट उसके बाद हुआ। ठीक है, इसको हम और आगे कनेक्ट करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में समझने से पहले मुझे आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी होगी दोस्तों। जितने भी हमारे सामने इंडेफिनेट टेंसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझते चलेंगे। जितने भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं और जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, इनका अपना एक बिहेवियर होता है। इनका अपना एक बिहेवियर होता है। कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते वक्त आप लोगों को एक बिहेवियर मेंटेन करके चलना होता है। बिहेवियर कैसे मेंटेन करके चलना होता है? इंडेफिनेट एक्शन के अंदर या तो हम किसी की कोई जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई ऐसा एक्शन जो अपने आप में परमानेंट है। परमानेंट होने का मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी परमानेंट होने का मतलब जो अपने आप में फैक्ट है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं? अब अगर कॉन्टिन्यूस के बारे में हम समझते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो अपने आप में इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट होने की वजह है कि वो एक्शन अपने आप में प्रोग्रेसिव है, जो एक्शन चल रहा है, जो एक्शन चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने ये चीज कहना चाहूं, मैं अगर आप लोगों के सामने कहना चाहूं, ध्यान से, मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो ये अपने आप में पढ़ाने का एक्शन खत्म नहीं हुआ है। पढ़ाने का एक्शन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। अगर ये एक्शन अपने आप में पूरा हो जाता है तो इसी को हम कंप्लीट एक्शन कैटेगरी में लेकर चले जाते हैं। ठीक है ना? या फिर इसके अंदर पूरी तरह से अगर काम नहीं हुआ है तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी कभी कभी हम लोग दिखा देते हैं कि कंप्लीट होने की अपनी एक डिग्री होती है, हद होती है, लिमिट होती है। वो भी अभी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो ये बेसिकली एक ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहा होता है जो एक्शन पार्टली कंप्लीट है, ठीक है ना, एंड पार्टली इनकम्प्लीट है। पार्टली कंप्लीट है और पार्टली इनकम्प्लीट है। और जब पार्टली मीन्स कुछ हिस्से में कंप्लीट है और कुछ हिस्से में ये काम अभी भी पेंडिंग है, तो इनको बताने के लिए हम लोगों को इसके साथ एक टाइम रेफरेंस जरूर बताना होगा। हम इसके साथ एक टाइम रेफरेंस जरूर बताएंगे और वो टाइम रेफरेंस बताने के लिए हम लोगों को सिंस की, फोर की, या फिर अगर मैं कहूं तो फ्रोम की जरूरत पड़ती है। वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में हम साथ साथ इस चीज को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। अब ये वाली बात हमारे सामने क्लियर है ही। ये वाली बात अगर हमें ठीक से समझ आ ही रही है, ठीक है ना, तो जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हम समझते हैं तो हेड और बीन जब आपस में मिले तो हेड किसकी इशारा कर रहा है? पास्ट का। बीन थर्ड फॉर्म होने की वजह से परफेक्ट हो गया और आईएनजी की वजह से ये कॉन्टिन्यूस हो गया। और इसी के साथ इन दोनों को आपस में रिलेटिवली कनेक्ट करने के लिए टाइम फ्रेज की हमें जरूरत है। ठीक है ना? करेक्ट है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखा है, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, पास्ट में ही
किसी पॉइंट पर हमने देखा तो वहां पर भी ये चल ही रहा था, ठीक है ना। अब ध्यान से समझेंगे, ऑनगोइंग पास्ट एक्शन इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन, है ना, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल ही रहा था, बीच में कोई इंटरप्शन सामने आती है, वो भी पास्ट की ही है। जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ही हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो इंसान वहां पर इंतजार कर रहा था, व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब मैच शुरू हुआ। अब इस पॉइंट में हमें क्या समझ में आया, 2 घंटे तो उसे हो ही चुके थे, तो 2 घंटे हो चुके थे, तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट हुआ, लेकिन उसके इंतजार करने का काम इस 2 घंटे के आगे भी चला, इसलिए कॉन्टिन्यूस हमने बताया। और इसका रेफरेंस जनरेट कहां से हुआ, व्हेन द मैच स्टार्टेड, जब मैच स्टार्ट हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैच स्टार्ट हुआ, क्या थोड़ी सी ये बात समझ आई? चलिए जी, तो एक भाई पूछ रहा है कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट पार्टिसिपल माना जा सकता है। बेटा उन चीजों पे भी मत जाओ, मैं आपको हर लेवल पे कंफ्यूज करूंगा, हर लेवल पे आपकी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बताऊंगा। अभी मुझे थोड़ा सा स्टार्ट होने दो, मुझे थोड़ा सा आपको वार्म अप करने दो, क्योंकि टेंसेस का वार्म अप ठीक से नहीं समझे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल की बात अगर हम करते हैं तो सर नाउ से फ्यूचर इनफाइनाइट है, पता नहीं कब तक कौन सा एक्शन जो भविष्य में, जिसकी हम सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉमिस बता सकते हैं, कोई सडन डिसीजन हमारे सामने आ जाए उसके बारे में बताने का ये काम करता है। फ्यूचर के कंपैरिजन के लिए दो बिहेवियर हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, एक तो हमारे सामने सीधा सीधा विल शैल का बिहेवियर, और एक हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताने के लिए इज एम आर के साथ गोइंग टू और वी वन, ठीक है ना, ये हमें बताता है कोई प्री प्लान्ड इंटेंशन या एविडेंस जो हमने पहले से ही सोचा है। ऐसा हमारा मानना है कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, तो विल या शैल के साथ हम वर्ब का बिहेवियर यूज करते हैं, ठीक है जी। हाँ कि नहीं? करेक्ट है जी, बात समझ में आ रही है? ठीक, अब थोड़ी थोड़ी चीजों को हम आगे लेकर चल लेते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर एक्शन के अंदर ऑनगोइंग और कंप्लीटेड एक्शन अगर लिखा हुआ हो तो ऑनगोइंग को ही हम लोग कहते हैं कौन सा एक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूस एक्शन हो गया। कंप्लीटेड एक्शन कौन सा हो गया, यानी कि परफेक्ट हो गया। यानी कि फ्यूचर का अगर चलता हुआ कोई एक्शन बताया जाता है तो विल के साथ हमने क्या लिखा, बी। बी अपने आप में क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोगों ने इसके साथ आईएनजी को जोड़ दिया। तो एक्शन फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें लगता है कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा होगा, जैसे आई विल बी ट्रेवलिंग टुमारो एट 10 AM, कल 10 बजे मैं यात्रा कर रहा हूंगा। तो ये एक्शन ऐसा है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ये एक्शन अपने आप में कंटिन्यूसली हो रहा होगा। ये भी बात समझ आ गई? ठीक है जी, हाँ कि नहीं? आगे हमारे सामने एक पॉइंट आता है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर के किसी पॉइंट पर हमें ये लगता है कि ये एक्शन अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। एक्शन विल बी फिनिश्ड बिफोर अ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम से पहले, ठीक है। ओके, जैसे आई विल हैव फिनिश द सिलेबस बाय संडे, संडे तक मैं अपने सिलेबस को खत्म कर चुका हूंगा। ये भी हमारे सामने बात हो गई। अब सिंस फॉर ऑलरेडी येट, ऐसे ऐसे कुछ हमारे सामने शब्द हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी मदद करते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। सिंस और फॉर को समझाते हैं पहले, क्या है ये सिंस और फॉर का चक्कर। टाइम के रेफरेंस बताने के लिए सिंस, फॉर और फ्रॉम, तीन शब्दों का हमें जिक्र सीखना होगा, तीन शब्दों का जिक्र हमें सीखना होगा, ठीक है ना जी। ये तीन के तीनों जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तीनों इंपॉर्टेंट तरीके से भी काम करते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए मुझे आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। टाइमलाइन कैसे काम करती है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। दिस इज अ टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है भाई, जो हमें टाइम की मूवमेंट का पंच करना सिखाती कि कहां पर क्या हुआ, ठीक है जी। ये हमारे सामने सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट की बात करनी होगी, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमारे सामने क्या चीज हो गई भाई, आप कहेंगे सर जी पास्ट हो गई, ठीक है। और ये जो आगे वाला एरो है ये हम सभी को समझना होगा क्या चीज होगी भाई, फ्यूचर हो गई। ये भी कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। अब हमें इस पॉइंट से एक छोटी सी चीज समझ आती है, क्या चीज समझ आती है, कि मैं अगर
ये बात कहने की कोशिश करूं कि पास्ट के किसी पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, पास्ट के किसी पॉइंट से कोई काम शुरू हुआ और वो काम प्रेजेंट की तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है पास्ट से कोई काम शुरू हुआ किसके लिए, प्रेजेंट तक ले जाने के लिए, तो हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। हाँ कि नहीं? एक बात तो ये समझ में आई, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो प्रेजेंट की तरफ हमें लेकर चल रहा है तो हम सिंस का यूज करते हैं। ठीक है जी? हाँ कि नहीं? अब इसका मतलब हमें ये समझ में आया, चाहे मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करूं, चाहे मैं इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करूं, दोनों का जो मूवमेंट होगा वो प्रेजेंट की तरफ ही होगा। दोनों का जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट की तरफ ही होगा। अगर फोर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फोर हमें हमेशा क्या बताने का काम करता है? ड्यूरेशन बताने का काम करता है। अब ड्यूरेशन किस चीज की? समय की ड्यूरेशन बताएगा। तो ड्यूरेशन बताने पर ये आए तो पास्ट में भी हो सकती है ड्यूरेशन, प्रेजेंट में भी हो सकती है, और मेरे भाई फ्यूचर में भी हो सकती है। इसकी ड्यूरेशन बताने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पास्ट में बताए, प्रेजेंट में बताए, फ्यूचर में बताए, तो किसी भी टाइम के अकॉर्डिंग ये ड्यूरेशन हमें बता सकता है। मैं 3 घंटे के लिए पढ़ता हूं, मेरी हैबिट है, मैं 3 घंटे तक कल पढ़ा, जो कल गया उसमें सिर्फ 3 ही घंटे मैंने पढ़ाई की, मैं आने वाले कल की 3 घंटे की बात कर रहा हूं, मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो वो समय जो आने वाला है तो मैं उसको भी बताने के लिए फोर का यूज कर सकता हूं। फ्रॉम के बारे में अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये अपने आप में प्रेजेंट से हमें लेकर चला जाता है फ्यूचर की तरफ। ठीक है ना जी? ये हमें प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ लेकर जाना चाहता है, यानी कि प्रेजेंट से अगर कोई काम शुरू होता है तो हम इसको बताने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक? अब ये थोड़ी सी ही बात अगर हमें समझ में आई तो हम इस के आधार पर पेपर का एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं कि अगर हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लिखा है तो हम उसके साथ सिंस या फोर दोनों का यूज कर सकते हैं। हमारे सामने अगर मेरे बच्चे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिखा है तो हम उसके लिए सिंस या फोर का यूज कर सकते हैं, और अगर हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम सिंस नहीं, क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ अगर आपको जाना है तो फ्रॉम का या फिर फोर का यूज आप टाइम रेफरेंस के लिए कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एक बात, ये हो गई हमारी एक बात। ठीक है? हाँ कि नहीं? अब आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो सर सारी बात हमें समझ में आ गई, कुल मिलाकर ये दोनों थोड़े से रिप्लेसेबल हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें और इसमें एग्जैक्टली क्या फर्क है? तो इसके डिफरेंस को समझने का हम एक छोटा सा बिहेवियर देख लेते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं एक सवाल, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8:30 AM, ठीक है जी? एक सेंटेंस मैंने लिखा और फिर मैंने आपके सामने लिखा आई हैव बीन टीचिंग सिंस क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई दिक्कत है? सुजाता जी कह रही हैं फ्यूचर में कहीं फोर नहीं दिखता है, फ्रोम ही दिखता है। इतना मत देखो कि कभी कभी हमें गलत दिखने लग जाए, बहुत बुरा हो सकता है। कोई गलत चीज अगर हम देख लेते हैं तो हमें उसको ठीक करना भी पड़ेगा गुड़िया। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने देख लिया, कुछ हमने सुन लिया और बस उसी को हम अल्टीमेट ट्रुथ मान के चलें, वो हमारे लिए नुकसान वाली बात है। ठीक है? क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कोई परेशानी दिक्कत आई? तो इसको भी थोड़ा सा मेरे लाडले बच्चों समझने का काम करते हैं। ठीक है ना?
मैं आप लोगों को यहाँ पर जो गलतियां होती हैं हमसे सामान्यतः उसको ठीक करने का बिहेवियर आपका करना चाहूंगा। तो कहीं कहीं मैं थोड़ा सा सरकेज़म में अगर चला जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा सरकेस्टिक वे में आपको आंसर दूं, तो आप लोगों को इससे मतलब जो है परेशान नहीं होना। ठीक है, इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक, अब पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। ये हमारे सामने हमने प्रेजेंट मार्क कर दिया। ठीक है भाई, हमने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 8:30 AM। इस समय मेरी घड़ी में जो समय हुआ है वो 1:30 समय हुआ है। मैंने कहा मैंने 8:30 से आपको पढ़ाना शुरू किया। आपको मतलब आप जैसे सभी के सभी स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको क्या बता दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। यानी कि ये एक वो पॉइंट है जो हमारे सामने क्या स्टार्टिंग पॉइंट दिया है। फिर मैंने आपके सामने कहा कि सर 8:30 से पढ़ाना शुरू किया, अभी तक पढ़ा ही रहा हूं और काम 1:30 अगर आप देखोगे तो ये काम अभी भी चल ही रहा है। ये काम अभी भी चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर दूसरी बात हमने कही, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 आवर्स। 5 आवर्स का जिक्र यहां पर है। तो 8:30 से मैं अगर कहूं 9:30, 1 घंटा हो गया। 9:30 से 10:30 की बात करता हूं, 2 घंटे हो गए। 10:30 से 11:30 की बात करूं, 3 घंटे हो गए। 11:30 से 12:30 की बात करता हूं, कितने घंटे हो गए भाई साहब? आप कहेंगे सर जी ये तो हो गए अपने आप में 4 घंटे। और 12:30 से 1:30 कहूं तो कितने हो गए? आप कहेंगे सर 5 घंटे हो गए। बोलो हाँ है ना। यानी कि 1 घंटा ये, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। आप कहेंगे सर जब यहां से यहां तक हमने सारे प्रोग्राम को समझा तो 4 हमें ये चीज बता रहा है और इसको पॉइंट आउट हमने ये कर दिया है तो ये हमें सेंस बता रहा है। कुल मिलाकर बात एक ही है। कुल मिलाकर बात एक ही है। इन दोनों बातों में कोई भी फर्क नहीं है। बताने के दो अलग अलग तरीके हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? एक ही बात को कहने के, ठीक है ना, एक ही बात को कहने के दो अपने तरीके हैं और दोनों तरीके अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन बात कह एक ही रहे हैं। बोलो हाँ या ना? करेक्ट है। ठीक है। सीपीयू मेंस के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, मैं आपके लिए बना दूंगा। ठीक, ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर ये जो समय को बताने का काम है, ये दोनों के दोनों काम एक ही कर रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब ये बात हमें कैसे समझ आएगी? किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपके सामने टेंसेस से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास दो अप्रोच होनी चाहिए। क्या अप्रोच होनी चाहिए? मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सोचकर मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 AM, बताइएगा ये किस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को? आप लोग बहुत सही काम कर रहे हैं कि आप लोगों ने एक ऐसा डेडिकेटेड प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया है जिसमें टीचर आपसे ज्यादा सीरियस है, टीचर आपसे ज्यादा चिंतित है आपके सिलेक्शन के लिए। क्योंकि कल सिलेक्शन फेज 14 का एक नोटिफिकेशन आया है और जिसमें सेक्शनल टाइमर के बारे में बात कही है। अभी उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, अभी मैंने वीडियो तैयार की है, आप उसको देखिएगा ध्यान से। एक बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है, कुछ ही समय की बात है, आपके सामने ये चीजें खुल के आएंगी। ठीक है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी, हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों चीजों पे काम करना होगा। अगर हम सिर्फ एक्यूरेसी के चक्कर में परेशान रहे तो भी मारे जाएंगे, और अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर चलते रहे तो हमसे क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर दोनों की दोनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। करेक्ट। अब इस 5 AM को आप तब तक नहीं बता पाए ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, जब तक आपको एक छोटी सी बात समझ नहीं आएगी। जब तक आपको एक छोटी सी बात समझ नहीं आएगी, और वो छोटी सी बात कौन सी है? आप कहेंगे सर ये छोटी सी बात हमारे सामने है प्रेजेंट। अब अगर मैं इसे प्रेजेंट से कनेक्ट करूं तो आज सुबह भी 5 बजे थे। अगर मैं इसी प्रेजेंट से इसको कनेक्ट करूं तो कल जो आने वाला कल है उस समय भी 5 सुबह के बजेंगे। बोलो हाँ कि ना? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं?
इसका मतलब हमें समझ रहे हैं क्या कि सर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर टेंस से रिलेटेड कोई भी समय दिया जा रहा है तो हम पहली बात तो उसके टाइम को रिलेट करना सीख जाएंगे। किससे रिलेट करना सीख जाएंगे? प्रेजेंट से। क्योंकि जब तक प्रेजेंट हमारे सामने नहीं है ना तो हम किसी को पास्ट कह सकते ना ही हम किसी को फ्यूचर कह सकते। अगर मैं आपके सामने 1947 कह रहा हूं, अगर मैं आपके सामने 1947 कह रहा हूं तो 1947 कहने का मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक एंड पर 2026 है, तभी आप इसको पास्ट कह रहे हैं। अगर आपके पास 2026 की कंसीडरेशन नहीं, आप इसको पास्ट थोड़ी कहेंगे। मैं अगर आपको कहूं भाई साहब 1947 यहां लिखा है और मैं अगर आपको कहूं 1717, मैं अगर आपके सामने कहूं तो इसके हिसाब से ये पास्ट थोड़ी रहा, इसके हिसाब से तो ये फ्यूचर है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब 2026 के हिसाब से ये भी पास्ट, ज्यादा पास्ट कौन सा? आप कहेंगे ये हो गया पास्ट परफेक्ट कैटेगरी में गया। ये कौन हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने होंगे। जब तक आपके पास पॉइंट्स नहीं होंगे क्लियर क्वेश्चन को बनाने में, तब तक तो बातें सिर्फ हवा में हैं। ठीक है जी। अब यहां हमें समझ में आई, पहले तो हमें रिलेट करना सीखना होगा, है ना। रिलेट करने का मतलब क्या हुआ? हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? पॉइंट आउट कर सकते हैं टाइम को। यहां हमारे सामने पॉइंट आउट कर दिया टाइम को। ठीक है जी। दूसरा हमारे सामने क्या अप्रोच आती है जो हमें ड्यूरेशन बता दे। ड्यूरेशन का मतलब हमें क्या समझ आता है? ड्यूरेशन का हमें पता चलता है जिसके अंदर एक स्टार्टिंग हो और जिसके अंदर एक एंडिंग हो। कहां से काम शुरू किया और कहां खत्म किया, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की दोनों हमारे सामने क्लियर कट पता चल जाए। जैसे भी मैंने आपको कहा 5 घंटे, आपने 5 घंटे का सर्कल बनाया, वो 5 घंटे की हमने जो बात कही, तो शुरू कहां से हुआ? यहां से। खत्म कहां हुआ? यहां। तो ये जो ड्यूरेशन है ये 5 घंटे की है। फिर इसी की वजह से एक तीसरा पॉइंट आता है जिसके अंदर हम किसी समय के हिस्से को रिलेट भी करते हैं और ड्यूरेशन भी बताते हैं। रिलेट भी करते हैं और ड्यूरेशन भी बताते हैं। जैसे अगर मैं आपको सामने कहने की कोशिश करता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा, मैंने कहा भाई 2 hours ऑन संडे। यहां पर समय को कैसे समझना है हमें? यहां हमने समय को कैसे समझना है बेटा? आप कहेंगे सर यहां पर हम टाइम को समझ रहे हैं कुछ इस तरीके से कि सर संडे जो है वो अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम है। आज ट्यूसडे है तो मैं संडे की जो बात कर रहा हूं ये अपने आप में मैंने रिलेट कर दिया। अब यहां पर संडे के अंदर 24 घंटे होते हैं भाई। यहां संडे के अंदर 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में से मैंने ड्यूरेशन क्या निकाल दी? 2 घंटे। आप कुछ कुछ समझ रहे हैं? अब आप इसी चीज को अगर डिटेल में खूबसूरत तरीके से समझ गए तो आपको यह भी बात मजेदार लगेगी, सर जिस टाइम को हम स्पेसिफिक रिलेट कर रहे हैं वही अपने आप में सिंस है और जिसके अंदर ड्यूरेशन हम बता रहे हैं वही अपने आप में 4 है। वही अपने आप में 4 है। क्वेश्चंस को पढ़ने की थोड़ी सी सेंस समझ आ रही है? क्वेश्चंस को पढ़ने की थोड़ी सी सेंस समझ आ रही है भाई? बताओ। क्वेश्चंस को पढ़ने की थोड़ी सी हमें सेंस को अच्छे से पकड़ना होगा। ठीक है भाई। अब मेरे भाई, हम जब वर्ब की बात करते हैं किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में तो वो दो तरीके के एक्शंस जनरेट करता है। दो तरीके के एक्शंस को वो जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारी एक प्यारी सी बात आगे जुड़ेगी। एक एक्शन जिसे हम कहते हैं रियल। रियल का मतलब जो इस धरती पर एग्जिस्टिंग है। ठीक है ना, रियल है, एग्जिस्टिंग है। और एक जिसे हम लोग कहते हैं अनरियल। अनरियल होने का मतलब एग्जिस्टिंग नहीं, तो फिर हम उसी को किस कैटेगरी में रख देते हैं? इमेजिनरी। जो रियल नहीं है, ठीक है जी, वो क्या हो गया? अपने आप में अनरियल हो गया। ठीक है, हाँ कि ना? ध्यान से समझते हैं। जो रियल एग्जिस्टिंग है उसी के लिए टेंस बना है, उसी के लिए टेंस बना है। और जो अनरियल है, जो इमेजिनरी है, उसके लिए टेंस नहीं, उसके लिए सिर्फ हमारा मूड बना है। मूड का मतलब क्या हुआ? मूड का मतलब हो गया जो सिर्फ हमारे मन में है। तो हम पहले जो स्टडीज कर रहे हैं अपनी सारी की सारी चीजें, ठीक है ना,
हाँ कि नहीं? जो हम पहले कर रहे हैं वो सारी की सारी हमारी कहानी टेंस से रिलेटेड है, फिर धीरे धीरे उस चीज को मूड पर आपको शिफ्ट करूंगा। ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं, पहले मैंने भी आपको रिलेट करना और जो ड्यूरेशन बताना है वो दोनों की दोनों जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ सिंस और फोर जिसके ऊपर आधार पर है, मैं उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ लिखूंगा। एक काम करते हैं, पहले एक बार इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना? रवि हैज बीन, यहाँ पर थोड़ा सिंस फोर को जैसा कर देखने की कोशिश करेंगे, मेरी थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, आइडिया भी हो जाएगा आप कितना ठीक ढंग से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? कुछ सवाल आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। सुरेश राणा, बेटा थोड़ा सा पेशेंस रख लो प्लीज। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों ने कुछ ना कुछ फिल किया ही है, सिंस या फोर, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, इनको तो हमने फिल कर ही लिया है। ठीक है? ओके। रवि हैज बीन स्लीपिंग ब्लैंक 3 आवर्स, है ना? तो यहां पर हमने ड्यूरेशन देख दिया, तो ड्यूरेशन के लिए 4 लगा दिया। करण हैज बीन वेटिंग हियर मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारे लिए एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम को देखने का काम करते हैं, तो सिंस हम लोगों ने लगा दिया। स्नेहा हैज बीन ड्राइंग पिक्चर्स, शी केम हियर, कोई इंसान के आने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपके घर में कोई इंसान आए, तो आने के बाद कोई दूसरा इंसान पूछे भैया किस टाइम आया था,
तो आप स्पेसिफिक टाइम 1 सेकंड में बता सकते हैं, है ना। तो 1 सेकंड में जब आप स्पेसिफिक टाइम बता सकते हैं तो सिंस का आप यूज यहां पर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला सवाल हमें कहता है राजन हैज बीन रीडिंग या हैज रेड 3 बुक्स ब्लैंक मॉर्निंग। अब देखो इस चारों के चारों सवालों पर आपको थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस क्यों होना पड़ेगा, उसकी एक वजह है। मैं इस बात को थोड़ा सा टाइम लाइन से आपको समझाऊंगा, आराम से इसको समझिएगा भाई, ठीक है ना। देखो ध्यान से इसको समझना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए एक सिचुएशन तो हमारे सामने ये है कि प्रेजेंट ये तो है ही, बोलो हाँ ना। कोई एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, चलता रहा, प्रेजेंट में आकर देखा, तब भी आगे चल ही रहा है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये एक्शन का जो काम है ना, पार्टली कंप्लीट है। ठीक है जी। और जब यहां आकर हमने देखा तो ये एक्शन अभी चल रहा है। अगर ये एक्शन यहां पर आकर कॉन्टिन्यूस है तो हमें समझ में आ गया ये एक्शन पार्टली इनकम्प्लीट है। ये पार्टली क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है। पार्टली कुछ कंप्लीट है और पार्टली कुछ अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये पॉइंट हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए ही हम लोगों को जरूरत पड़ती है पार्टली कंप्लीट के लिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, और इसके साथ हम लोग सिंस या फिर फोर का बिहेवियर लेके चलते हैं। ठीक है जी, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर मेरे दोस्तों आपको यह बताया जाए कि ये आपके सामने प्रेजेंट है, और अगर आपको ये बताया जाए कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम से कोई काम शुरू हुआ और यहां आकर वो काम खत्म हो गया, आगे वो काम कंटिन्यू है ही नहीं, तो आप कहोगे सर यहां पर आकर एक्शन अगर हमारे सामने कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट होने का मतलब हमें तो रिजल्ट विजिबल है, हमें तो रिजल्ट विजिबल है। हम जो उम्मीद लगा के बैठे हैं तो वो रिजल्ट हमारे सामने आ ही गया। जब वो रिजल्ट हमारे सामने आ ही गया, जब वो रिजल्ट हमारे सामने आ ही गया तो इसका मतलब वो एक्शन आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। अगर कंटिन्यू नहीं हुआ तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम क्या यूज करते हैं, केवल और केवल परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, चाहे इसके साथ सिंस या फोर क्यों ना यूज किया गया हो। इसी बात को समझने के लिए मैं 2 सेंटेंसेस आपके लिए लिख रहा हूं। 2 सेंटेंसेस बड़ी ध्यान से देखकर आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। दोनों सेंटेंसेस में आपके हिसाब से क्या आपका आंसर बनना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक बच्चा मेक की थर्ड फॉर्म लिख रहा है मेक्ड, मेक की थर्ड फॉर्म लिख रहा है मेक्ड। बाबू मेक की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड होती है, MEDE। ठीक है, इतना बुरा मत करो यार इंग्लिश के साथ कि मैं आपको यहाँ वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर भी आपसे बात करूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबू। यहां पर कहा ही ब्लैंक मेक चेयर्स सिंस 2010। उसने चेयर्स बनाने का काम किया है, 2010 से उसने काम शुरू किया है। अब यहां पर कोई कंप्लीट होने वाला बिहेवियर समझ नहीं आया, वो कुर्सियां ही बना रहा है, 2010 से लेकर अब तक बनाई है और अभी भी वो बना ही रहा है। तो आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, हैज बीन मेकिंग। इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे, हैज बीन मेकिंग। ठीक है ना, वो बना रहा है, उसने बनाई है और अभी भी वो बना ही रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में अगर हम ध्यान से समझेंगे, ही ब्लैंक मेक, यहां पर लिख दिया 2500 कुर्सियां उसने 2010 से अब तक बनाई हैं। यानी कि यहां पर इन चेयर्स का हम लोगों को कंप्लीटेड एक्शन
क्या देखने को मिल गया? एक कंप्लीटेड एक्शन हमें देखने को मिल गया। कुल मिलाकर मैं कहूं तो एक रिजल्ट अगर हमारे सामने गिवन है, तो रिजल्ट सामने आ ही गया है, तो रिजल्ट बताने के लिए हम लोगों को हैज और उसके बाद क्या लिखना होगा? मेड लिखना होगा कि वो इतनी कुर्सियां 2010 से अब तक बना चुका है, आगे बनाए नहीं बनाए। हमें इस रिजल्ट के बाद 2025 मतलब 2500 बनाई तो 2500 1 2 3 की आगे की संख्या हमारे पास नहीं है। करेक्ट है भाई? हाँ कि नहीं? क्या आप मेरी बात थोड़ी सी समझ रहे हैं? ओके, ठीक है। एक सवाल और यहीं पर लिख देता हूं। हीना ब्लैंक सेंड मी मेल्स सिंस मॉर्निंग। बताओ भाई। बताओ भाई। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने सीधा हम ये देखते हैं कि क्या इसमें डायरेक्टली या इनवर्सली कोई रिजल्ट बताया है। हीना ने मेल भेजी हैं कितनी? 4 भेजी हैं। तो क्या 4 वो मेल को लगातार भेज रहा है? तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कहेगा सर 1 2 3 4, 4 तक तो भेज लिया, 5वीं आगे नहीं भेजी है, तो इसका मतलब कंप्लीटेड एक्शन की तरफ हमने कहा, तो इसलिए हम कहते हैं हैज सेंट। ठीक है जी। तो आपके पेपर में अगर ये कंफ्यूजन आ जाए, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करें, तो उसको लेकर हमारी एक थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे दिमाग में बन जाती है। अब मेरे भाई ये जो 4 सवाल हैं इनको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। राजन हैज बीन रीडिंग या हैज रेड 3 बुक्स। 3 किताबें सुबह से वो पढ़ चुका है, चौथी की बात नहीं है। यानी कि ये हमारे सामने रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने का मतलब हैज रेड और मॉर्निंग अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। हमें सिंस का यूज करना होगा। हमें सिंस का यूज करना होगा। सवाल नंबर 5, राजन हैज बीन लर्निंग या हैज लर्नड फ्रेंच 3 years। अब यहां आपकी तरफ से क्या आना चाहिए? दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं हैं। आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जैसे हम हैं, हम का मतलब आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आपको उतना कंटेंट कराया जाएगा जितने से आप किसी भी पेपर के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। इस बैच का पर्पस हर किसी बच्चे को नहीं पता है। मैं फिर से बता देता हूं, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, आप उस पेपर के क्वेश्चंस को बनाने की एक एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है? आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपका क्वेश्चन देखने की स्पीड बढ़ जाएगी। गॉट इट? वो स्पीड का ही सारा खेल है, उसी के बेस पर सारा गेम आपका सेट होना है। तो मेरे भाई, हम एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कहानी को खत्म कर देंगे, रिजल्ट दिखा देंगे, तो परफेक्ट में चली गई बात। और अगर हम सारी उम्र आपको क्वेश्चन ही कराते रहे, ले बेटा सारी उम्र क्वेश्चन ही चलेंगे, एक बैच लाइफ टाइम आपको पढ़ाएं, तो बेटा फिर तो सिलेक्शन हो ना हो लेकिन टाइम पास तो बढ़िया हो ही जाएगा। अब लैंग्वेज को सीखने का मतलब यही मैं समझाना चाह रहा था कि लैंग्वेज को सीखने का मतलब क्या पता उसने सीख ही रहा हो। मैं आज भी इंग्लिश को सीख ही रहा हूं। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर सारी उम्र प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो डॉक्टर सारी उम्र हर तरह की बीमारियों का इलाज कर रहा होता है। खत्म नहीं हुई उसकी लर्निंग। एक वकील, डॉक्टर, टीचर, इनकी लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। तो उस पॉइंट से अगर हम जाएंगे तो यहां पर आराम से जा सकते हैं। और किसी ने लैंग्वेज जितनी सिलेबस के अकॉर्डिंग सीखनी थी उतनी सीखी तो हैज लर्नड भी कह सकते हैं। हमारी प्रायोरिटी यही रहेगी। 3 years हमारे सामने ड्यूरेशन है, 4 लगा दिया। द टाटाज हैव बीन प्रोड्यूसिंग या द टाटाज हैव प्रोड्यूस्ड, द टाटाज हैव बीन प्रोड्यूसिंग या हैव प्रोड्यूस 3 लाख पंच। पंच गाड़ी आती है, 3 लाख उन्होंने प्रोड्यूस करी है। रिजल्ट सामने आ गया है, तो परफेक्ट में लेकर चले जाएंगे। यहां पर 4 लगाकर 4 years हमने लगा दिया। ठीक है जी? हाँ कि नहीं? इजी? करेक्ट हो गया? द टाटाज हैव बीन प्रोड्यूसिंग हैव प्रोड्यूस्ड कार्स।
कार के अंदर कोई रिजल्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसकी एक रेगुलर बिहेवियर को बता रहे हैं। बहुत सारी तो कर चुके, अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ आ गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब सिंस और फोर के बीच कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं, सिंस और फोर के बीच कुछ ऐसे सवाल भी बनते हैं जो हमारे लिए परेशानी ज्यादा बड़ी बनाते हैं। ठीक है, पहले एक बार ये पेज और देख लो भाई, ये छोटी सी बात है, एक मैट्रिक्स आपके लिए तैयार की है जो क्विक रिवीजन की बात कर रहा है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ मुद्दे की बात पर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिसमें आपको सिंस या फोर फिल करना है, या तो सिंस या फिर फोर आपको फिल करना है। एक बार इनको थोड़ा सा फिल कर दोगे तो मुझे एक आइडियोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि सिंस फोर का क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड आपके एग्जाम में आता है, तो आप वो गलत नहीं कर पाएंगे कुछ भी हो जाए। हाँ आइए कुछ ना सर। क्वेश्चंस दे रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्कुल खुला ही। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। टाटा कंपनी तो सिंगुलर है ना, जब हम किसी कंपनी की बात कर रहे हैं तो टाटा कंपनी आपने लिखा है, द टाटाज का मतलब है टाटा का जितना बड़ा वेंचर है, चाहे वो कोई भी बड़ा वेंचर हो। टाटा के अंदर भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलग बनाते हैं, ठीक है ना, कमर्शियल व्हीकल्स अलग बनाते हैं, ट्रक बस अलग बनाते हैं, इसलिए द टाटास कहना ज्यादा ठीक है। रोहित ने पूछा अगर किसी क्वेश्चन में ड्यूरेशन और रिलेट दोनों हो तो कैसे बनाएंगे। अभी कुछ आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे बेटा, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले सेक्शन में भी मैं आपको लेके जाऊंगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। शाबाश। सिंस फोर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लिए बहुत ज्यादा गहरी समझ होनी जरूरी है, अगर गहरी समझ नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत आपके लिए आ जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ। संडे तो स्पेसिफिक ही है, तो आप चुपचाप इसमें सिंस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट संडे यानी कि जो संडे पीछे बीता है उसकी बात कही गई है, तो आप यहां पर भी सिंस लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर ये तीन हमारे सामने फ्रेजेस हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। हमारे सामने यहाँ पर तीन ऐसे फ्रेजेस हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, इन तीनों के तीनों फ्रेजेस को लेकर एक उलझन पैदा होती है। क्या है ये उलझन, मैं आपको समझाता हूं। लास्ट वीक का मतलब हमें समझ में आता है पिछला वीक जहां खत्म हुआ, जहां पिछला वीक खत्म हुआ। पिछला वीक खत्म होने का मतलब वो स्पेसिफिक डे, डेट, वो वक्त जहां पिछला वीक खत्म हो गया, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो ये तो स्पेसिफिक बनता है, सेंस हमने लगा दिया। द लगाने की वजह से ये पिछले सप्ताह के 7 डेज बन जाते हैं, यानी कि ड्यूरेशन में कन्वर्ट हो गया। तो जब ड्यूरेशन की बात हम कर रहे हैं तो ड्यूरेशन के लिए हम लोगों को 4 लगाना पड़ता है। यहां पर भी एक सप्ताह की बात कही गई है ना। इसका मतलब ए वीक का मतलब हमें समझ में आ गया 1 वीक, और 1 वीक का मतलब बिल्कुल वही है जो ऊपर के 7 दिन की आप बात कर रहे हैं। यानी कि इसमें भी आप क्या बताना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन ही बताना चाह रहे हैं, तो यहां पर भी ड्यूरेशन है तो हमें 4 लगाना पड़ेगा।
यहां पर भी अगर ड्यूरेशन ही है तो हमें 4 लगाना पड़ेगा। ठीक। अब पहले इसके बारे में सोचते हैं। दिवाली, दिवाली एक स्पेसिफिक दिन की दिवाली होती है। हमने यहां पर सिंस लगा दिया, लेकिन इसने कहा 5 days आफ्टर दिवाली। ये तो हमारे सामने स्पेसिफिक है, यहां पर हमारे सामने 5 days है, यानी कि ये ड्यूरेशन है। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो आपको ये सोचना है कि ऐसी सिचुएशन में हम कौन से समय की प्रायोरिटी बता रहे हैं। हमारे लिए प्रायोरिटी किस समय की है? दिवाली की या दिवाली के बाद 5 दिन? बताओ। यहां बात दिवाली की कही जा रही है, दिवाली के 5 जो बाद के दिन है उसकी बात कही जा रही है। तो आप कहेंगे सर प्रायोरिटी ड्यूरेशन की है, दिवाली की ड्यूरेशन नहीं है, दिवाली के बाद के जो 5 दिन है। तो ये तो ड्यूरेशन है, इसीलिए हमने 4 लगाया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ऊपर है सर। यहाँ इस स्पेसिफिक टाइम की कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप इस ड्यूरेशन 3 घंटे की बात कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर 4 लगाया। ठीक है जी। बात अगर थोड़ी सी क्लियर हो रही है, थोड़ी सी इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं, थोड़ी सी बात अगर समझ पा रहे हैं, तो यहाँ 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। यहाँ 6 क्वेश्चन आपके सामने हैं। एक बार अपने आंसर को रिव्यू करें। शाबाश। लास्ट वीक का मतलब मैंने आपको यहां बताया है, जहां पिछला सप्ताह खत्म हुआ। ये पूरी एक टाइमलाइन मैंने बनाई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, जहां ये खत्म हुआ उससे आगे, तो ये सिंस बता रहा है। और द लास्ट वीक या लास्ट अ वीक का मतलब है यहां से यहां तक के पूरे 7 दिन। इसके लिए 4 लगाया है। द लगाने का मतलब ड्यूरेशन है। ठीक है। अब हमारे सामने लिखा है भाई क्या चीज? 2030। तो सिंस का यूज हम कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सिंस तो पास्ट से हमें प्रेजेंट की तरफ लेकर आता है। तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ लेकर आता है, तो सिंस का यूज क्यों करेंगे? तो 2030 फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए हमने यहां पर फ्रोम लगा दिया। ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक। और अब आगे आता है यस्टरडे। यस्टरडे कौन सा दिन है? जो दिन कल बीत गया। तो जो दिन कल बीत गया वो भी हमारे लिए स्पेसिफिक ही है। रवि ने मुझे बुलाया, स्पेसिफिक टाइम है जब उसने मुझे बुलाया। उसने मुझे हो सकता है 9 बजे बुलाया, 5 बजे बुलाया, 4 बजे, स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिंस लगा दिया। वो जब उठी, स्पेसिफिक टाइम पर ही कोई उठता है, ठीक है ना, सिंस लगा दिया। इन दोनों को लेकर लड़ाई हो गई। इन दोनों को लेकर लड़ाई हो गई। लड़ाई किस बात की हो गई इन दोनों को लेकर? लड़ाई इस बात की हो गई बेटा, रमदान को रमजान कहा जाता है। रमजान कितने महीने का होता है बताओ? ईद कितने दिनों की होती है बताओ? हमारे बीच कोई बच्चा जो इस बात को समझा सकता है? बताओ बताओ। ये ऐसे क्वेश्चन है, एक से एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा मार खा जाए इनमें। तो आपके दिमाग में ये काम आ गया ना भाई? अब दिमाग काम कर गया ना? रमजान का महीना 30 दिन का होता है, ठीक है ना? और भाई अगर ईद की हम बात करें तो वो एक ही दिन की होती है। तो सर ईद के लिए हम लोगों ने सिंस लगा दिया, रमजान के लिए हम लोगों ने फूट लगा दिया। समझ में आ गया भाई? ठीक है जी। तो जो आप लोग जल्दबाजी में सिंस या फोर लिखने की गलती करते हैं, तो वो जल्दबाजी की गलती आपको नुकसान दे देती है। थोड़ा सा समझ आ गया?
नावेद अख्तर भाई, ठीक है। तो सिंस 4 को लेकर जल्दबाजी ना करें, इसमें आपको देखना कि ये रिलेट स्पेसिफिक टाइम को कर रहा है या फिर ये एक सर्टेन ड्यूरेशन को बताने का काम कर रहा है। अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं अब आपके सामने थोड़ा सा टाइम, मैंने कल कहा टाइम के बारे में अगर हम रेफरेंस देखें तो बात अलग है, और टाइम को अगर हम उसका मीनिंग जनरेट कर सकें। सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। दिवाली भी तो 3 दिन की होती है, छोटी दिवाली बड़ी छो, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली कुछ नहीं होती भाई, हर एक दिवाली का अपना अलग नाम होता है। खतरनाक हो भाई। बेटा रमजान की जगह इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रामदान है। अब पता नहीं मुझे रमजान बोलते हैं, रमदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नवेद अख्तर हमारी क्लास में एक बच्चा है, बताएगा मुझे। क्लास का ड्यूरेशन 45 मिनट ही हम रखेंगे। क्लास का ड्यूरेशन 45 मिनट का हम रखेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी क्लास जाएगी 1 घंटे की, 1 घंटे थोड़ी सी ज्यादा की भी, क्योंकि मुझे जितना आपको पढ़ाना है सिखाना है उतना मैं सिखा के ही जाऊंगा। और भाई जल्दबाजी इस बात की मत करो कि सर हमें क्वेश्चंस बनाने सिखा दो। भाई जब तक वार्म अप सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर नहीं होगा ना नवेद भाई, जब तक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक मैं वार्म अप नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन टच नहीं कराऊंगा। और एक बार अगर क्वेश्चन टच कर दिए तो फिर किसी का बाप हमें रोक नहीं पाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। बात समझ रहे? जब तक हमारा पूरी तरीके से अच्छे से सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तब तक वार्म अप हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वार्म अप चाहे हमें 50 दिन करना पड़ जाए, हम करेंगे। हमें बेस्ट लेवल पर आपको रिजल्ट लेकर जाना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं चलेगी भाई। अब मेरे भाई यहां पर देखते हैं, गांधी, गांधी का समय जा चुका है, अब जान चुके हैं, ठीक है ना जी। ये 1917 की बात है, ठीक है जी। ये 1917 की बात है, ये आपका 1947 की बात है, और ये आप इस समय के शिकारी खिलाड़ी 2026। यहां से लेकर संघर्ष यहीं तक चला। पास्ट की किसी बात को अगर हम समझते हैं तो यहां कहीं टोका होगा, तो सर यहां पर बात पास्ट की हो गई है, हैड बीन। आगे उसने समय हमें दे दिया है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, स्ट्रगलिंग। क्या दे दिया भाई, स्ट्रगलिंग। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट हमें क्या कह रहा है, स्पेसिफिक टाइम है, सिंस लगा देंगे, इजी हो गया। सवाल नंबर 2 की बात करेंगे, इजराइल। अच्छा, इजराइल की जगह हमें ईरान लिखना था यहाँ। अच्छा, एक बालक लिख रहा था सर इजराइल की जगह ईरान लिखो। क्यों भाई, इजराइल लिख लेते हैं, क्या हो गया। अब क्या करें हम, क्या मैं यहां पर लिख दूं, एक मिनट रुको, रंग बदलने की जरूरत पड़ गई। तीन आपके सामने सवाल के जवाब हैं, आपके हिसाब से क्या कहना होगा। तो आप ये कहेंगे सर हमें बिल्कुल क्लियर पता है, हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम इस समय दुनियादारी में क्या हाल चल रहे हैं, क्या हालात हैं, हम इस बात से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं।
हालात इस समय बहुत खराब हैं और सर ईरान और यूएसए खुल के आपस में लड़ रहे हैं। तो इस लिखे हुए हिसाब से हम लोगों को हैज बीन स्ट्रगलिंग तब ठीक होता जब यहां हमारे सामने टाइम रेफरेंस दिया जाता। अगर टाइम रेफरेंस नहीं दिया गया है तो इसकी चांसेस हमारे लिए कम है। हैज स्ट्रगल्ड का मतलब हमें समझ में आता है एक्शन खत्म हो चुका है, एक्शन इज कंप्लीटेड, अब कोई लड़ाई इनमें है नहीं, कंप्लीट हुआ नहीं है। टाइम रेफरेंस यहां दिया नहीं है तो हम वी आर इन द मिडल यानी कि इनकम्प्लीट की हम बात कर रहे हैं। तो ज्यादा बेहतर हमारे लिए क्या होगा, समझ आ गया भाई? ज्यादा बेहतर हमारे पास क्या होगा, अगर यहां पर लिख दिया जाता है फॉर 3 मंथ्स तो मेरे लिए फिर हैज बीन स्ट्रगलिंग, टाइम रेफरेंस के बगैर नहीं चलेगा काम। क्या थोड़ी सी बात समझ आई भाई? क्या थोड़ी सी बात समझ आई भाई? हाँ कि नहीं? ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहां तक कि आज कुछ बातें और हम लोगों ने आप लोगों के साथ की हैं, कुछ बातें और भी हैं जो अभी और भी हम लोगों को आपके साथ मिलकर समझनी है। ठीक है ना, यहां से कुछ बातें इस वाले पेज को सेपरेट एक जगह लिख लेना, कई क्वेश्चंस बनाने में हम लोग यहां पर आप लोगों से मदद लेंगे। इन पॉइंट्स को हम छोड़ेंगे नहीं, इनके बेस पे कई क्वेश्चंस हमें बनाने होंगे। जो पॉइंट आपको ठीक लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे लिख लीजिएगा। जो पॉइंट ठीक ना लगे इग्नोर कर दीजिएगा, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं, अभी हमें इनके बारे में समझना है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, इनके बारे में भी हमें कुछ बातें करनी है, कुछ डिस्कशन पेंडिंग है हमारा। जो पॉइंट आपको ठीक लगे। ये थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ होता तब ये सिंस फोर आपको फंसाता है। ठीक है ना, कुछ और भी बातें हैं अगली क्लास में हम आपके लिए डिस्कशन लेके चलेंगे। ठीक है ना जी? ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आप लोगों से। स्टडी प्लान आप लोगों को मिल गया होगा, पूरे वीक का एक स्टडी प्लान मैं आपको अब प्रोवाइड करवाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर।